स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी फार्म वाला। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पहले वो समझा देता हूँ। सबसे पहले ये समझ लेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये जानना भी ज़रूरी है। वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ नोट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी क्या होता है। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब यह है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इज मेड अप ऑफ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किससे बना है? हार्ट से, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है? सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, हमारी बॉडी एंड बॉडी सेल्स को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में, इस चैप्टर में हाइपरटेंशन, angina pectoris, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरलिपिडेमिया एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सारे डिसीज़ पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज के इस चैप्टर में, आज की वीडियो में हाइपरटेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि सभी टॉपिक कवर करना एक वीडियो में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए एक एक डिसीज़ एक एक चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। आज हम कवर करने वाले हाइपरटेंशन। तो देखते हैं हाइपरटेंशन में हम लोग जानेंगे हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसका मतलब होता है सिम्टम्स, नेक्स्ट एटियोलॉजी मतलब कॉजेस, फिफ्थ पैथोजेनेसिस, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, इसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, देन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है और हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है, देखते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर इज जनरली डिफाइंड एज persistence elevated of systolic blood pressure 140 mmHg and diastolic pressure above 90 mmHg। मतलब कि सिस्टोलिक जब ब्लड प्रेशर 140 mmHg तक पहुंच जाएगा एंड डायस्टोलिक प्रेशर अबव 90 mmHg हो जाएगा, तो ये कंडीशन क्या कहलाएंगी? हाइपर टेंशन। सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक का मीनिंग होता है, सिस्टोलिक द ब्लड प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उस ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक, जो कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं कि ज़्यादा जब हो जाता है तो वो कितना है? 140 mmHg। और डायस्टोलिक का मतलब होता है हमारा जब हार्ट रिलैक्सेशन या डायलेशन की पोजीशन में होता है, कंडीशन में होता है, उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। जो हमारा क्या कितना होता है? 90 mmHg। इस कंडीशन को हम हाइपर टेंशन कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, हाइपर टेंशन। कहीं पे भी आपको अगर ये वर्ड आता है हाइपर, हाइपर का मीनिंग होता है बढ़ा हुआ, बढ़ जाना, और हाइपो अगर आता है तो वो उसका मीनिंग होता है कम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन दोनों चीज़ों को हम इजीली समझने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम और एक पिक्चर का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर यानी क्या होता है। हम लोग डेली यूज़ करते हैं ये वर्ड को, बीपी बीपी। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सेप्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स। आप देख सकते हो ये जो है वेसल्स है, डायग्राम में वॉल की वेसल्स है। तो यहाँ से जब ब्लड फ्लो होता है और उसका प्रेशर जो वॉल पे पड़ता है, हम उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। जैसा कि आपने देखा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक नंबर इज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक जब हार्ट रेस्ट पे होता है, रिलैक्सेशन पे होता है। तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की वैल्यू कितनी है, रेंज की कितना होता है? 140 mmHg एंड डायस्टोलिक की 90। ये नॉर्मल रेंज नहीं है स्टूडेंट्स, ये हाइपरटेंशन की वैल्यू है, ठीक है। और आपको नॉर्मल बता दूं, नॉर्मल रेंज होती है 80 एंड 120 mmHg। नॉर्मल रेंज में क्या होता है?
सिस्टोलिक आपका आ जाएगा 120 mmHg एंड डायस्टोलिक आ जाएगा आपका 80। ये आपकी नॉर्मल हाइपरटेंशन की रेंज होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, सॉरी हाइपरटेंशन बोल दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन की कितने टाइप्स हैं। हाइपरटेंशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाइपरटेंशन की कितने टाइप है, टू टाइप्स है, टू पार्ट्स में हाइपरटेंशन डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या है, द एक्सेप्ट कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन इज नॉट नोन। अब तक के प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज पता नहीं है, क्योंकि हाइपरटेंशन हो जाता है बाद में ही पता चलता है, जब कभी हम चेकअप करवाते हैं तब। इसका कोई कॉज नहीं है, बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। ये बहुत कॉमन टाइप का हाइपरटेंशन है। अबाउट 90 to 94% केसेस ऑफ हाइपरटेंशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज केसेस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। इट कैन रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किस तरह से होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हैज आइडेंटिफाइबल अंडरलाइंग कॉजेज। सेकेंडरी हाइपरटेंशन आइडेंटिफाइबल है, यानी कि पता लगाया जा सकता है। इसकी वजह क्या होती है, ज़्यादातर किडनी डिसीज, डायबिटीज मेलिटस एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपरटेंशन के। मैं यहाँ पर ज़्यादातर डायग्राम्स का, पिक्चर्स का यूज़ करो ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले आप इसको लाइन टू लाइन भी लिख सकते हैं, के नीचे एक डिजीनेस सबसे पहले, यानी कि चक्कर आना, इरेगुलर हार्ट बीट्स, हार्ट बीट्स का इरेगुलर होना, नौशिया, नौशिया का मतलब होता है चक्कर आने जैसा, उल्टी जैसा लगना, नौशिया, वोमिटिंग, वोमिटिंग यानी उल्टी आना। फिर है फेंटिंग, यानी कि इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना, बेहोशी जैसा लगना। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, तो ये तो जाहिर सी बात है, बीपी अगर बढ़ेगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। देन फैटेज यानी थकान महसूस होना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है इटियोलॉजी, कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह क्या है, इसके साथ साथ हम इसके बाद देखने वाले डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो पहले ये देख लेते हैं प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी में क्या क्या होता है, जीन्स, जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि आपके जो डीएनए में होता है, पापा मम्मी किसी के आपके दादा को होगा तो उसकी वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं स्मोकिंग की वजह से। देन ओबेसिटी, ज़्यादा मोटे अगर तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हाई सॉल्ट इनटेक, ज़्यादा नमक डाइट में होने की वजह से। हाई अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते तो। देन एजिंग, ज़्यादा बूढ़े हो जाए, ज़्यादातर एज लोगों को ही हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेज हैं, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, जिसमें कि सोने में तकलीफ होती है उसकी वजह से। हार्ट डिफेक्ट्स, कोई हार्ट में प्रॉब्लम है। किडनी डिसीज, मेडिकेशन एंड और इलीगल ड्रग्स, कुछ मेडिकेशंस की वजह से। एंड एड्रेनल और थायराइड कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। स्टूडेंट, पैथोजेनेसिस का मीनिंग होता है डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हाइपरटेंशन डेवलप होता है। तो देखते हैं यहाँ mechanism associated with secondary hypertension identifiable are, but mechanism associated with essential primary hypertension are not recognized। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में उस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, जबकि हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग थेरीज। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है न्यूट्रियोटिक फैक्टर। न्यूट्रियोटिक फैक्टर आर्टेरियल
न्यूट्रिटिक फैक्टर। ये न्यूट्रिटिक फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। न्यूट्रिटिक फैक्टर ये एक हार्मोनल सिस्टम होता है जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम को कम करने में काम करता है। ये एक किडनी का फंक्शन होता है, ये हार्मोनल फंक्शन है। तो हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है। आर्टेरियल न्यूट्रिटिक फैक्टर आर सिक्रेटेड टू प्रमोट सॉल्ट एक्सक्रीशन। आर्टेरियल न्यूट्रिटिक फैक्टर क्या काम करता है, सिक्रेट करता है, क्या प्रमोट करता है, सॉल्ट एक्सक्रीशन। सॉल्ट एक्सक्रीशन यानी कम करना, सॉल्ट एक्सक्रीशन यानी कम करना, जो कि सोडियम को कम करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन द किडनी आर अनेबल टू एक्सक्रीट सोडियम। जब हमारी किडनी सोडियम को रोक नहीं पाती, एक्सक्रीट का मतलब होता है रोकना, सोडियम का अमाउंट रोक नहीं पाती, द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज एज अ साइड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ आर्टेरियल न्यूट्रिटिक फैक्टर। जब हमारी किडनी सोडियम को एक्सक्रीट यानी कम नहीं कर पाती, हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन होता है। अब हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी क्या होता है ये भी समझ लेंगे। अभी अब देख सकते हैं नीचे, increase peripheral resistance means the resistance to blood flow with the circulatory system has increased, typically due to narrowing of blood vessels, vasoconstriction, which makes it harder for blood to move through the body, ultimately leading to higher blood pressure. Essential, the blood vessels are offering more resisting to the flow of blood। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखे ताकि आपको इजीली समझ में आए। आप इस वाले में देख सकते हैं, ये नॉर्मल टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो येलो सर्कल है वो आपकी नर्व है और बीच में से ब्लड है। इसमें क्या हो रहा है कि टीपीआर जो है नॉर्मल है, जिसकी वजह से ब्लड को जाने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है। और दूसरी कंडीशन में आप देख सकते हो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या है आपकी नैरो हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड को जाने के लिए जगह कम मिलती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो यहाँ पर है सेकेंड, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, अभी सेकेंड पॉइंट है जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम RAAS कंट्रीब्यूट्स द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम इतना डिफिकल्ट है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करते जाऊँगा, एक एक वर्ड आपको समझाता हुआ चलूँगा। अब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम यानी क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। RAAS ये एक ऐसा हार्मोनल सिस्टम है जो हमारी बॉडी में फ्लूइड को रेगुलेट करता है, यानी कि वाटर को, और हमारा जो ब्लड है, ब्लड प्रेशर, उसे रेगुलेट करता है। तो इसमें हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, रेनिन सिक्रेशन। तो व्हाट इज रेनिन, रेनिन का मतलब क्या होता है। रेनिन सिक्रेशन यानी होता है, सबसे पहले रेनिन का मीनिंग जान लेते हैं। रेनिन यानी होता है, रेनिन एक हार्मोन है और एक एंजाइम, दोनों ही है रेनिन, आप लोग गूगल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है दिस प्रोसेस begins when condition of low blood volume or low blood pressure is detected by kidney. In response to the condition, the kidney cell release the renin in the blood streams। अब नीचे जो सारे पॉइंट्स दिए गए स्टूडेंट्स, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये प्रोसेस कब शुरू होता है, व्हेन ब्लड जो होता है, लो ब्लड वॉल्यूम होता है और लो ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है किडनी से, तब ये रेनिन सिक्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्जन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एंजियोटेंसिनोजन, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्जन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्जन यानी क्या होता है। एंजियोटेंसिनोजन का मतलब होता है ये एक प्रोटीन है, तो पढ़ते आपको समझ में आएगा आगे। इन दिस प्रोसेस रेनिन एक्ट ऑन अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। इसमें क्या करता है, रेनिन एक्ट करता है
प्रोटीन पे। रेनिन एक हार्मोन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हार्मोन और एंजाइम है। रेनिन एक्ट ऑन अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लिवर। रेनिन एक्ट करता है प्रोटीन पर, जिसका एग्जांपल है एंजियोटेंसिनोजन, कन्वर्टिंग इट टू एंजियोटेंसिन 1। अब इसको किस में कन्वर्ट किया इसने, एंजियोटेंसिन 1 में। नेक्स्ट देखते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE एक्टिवेटर्स। ये सारे पॉइंट कनेक्टेड है एक दूसरे से, मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो एज एंजियोटेंसिन 1 इज इनएक्टिव, द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फाउंड इन लंग्स कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2। अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है एंजियोटेंसिन 2 इफेक्ट। एंजियोटेंसिन 2 का क्या इफेक्ट होता है, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 being potent vasoconstrictor narrow the blood vessels leading to increased peripheral resistance. The increased resistance makes it harder for blood to flow through the vessels. अब आ जाके वहीं पर आ गए हम TPR पे, जो हमने पढ़ा था टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब एंजियोटेंसिन 2 तक तो हम लोग आ गए हैं। अब ये क्या कर रहा है देखते हैं। क्या करता है वो, ये पोटेंट हो जाता है और वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज रेसिस्टेंस हो रहा है, यानी TPR बढ़ जा रहा है और हमारे ब्लड फ्लो को कम जगह मिल रही है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ये रहा जो हमने ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। फिर लास्ट है पॉइंट जो है 5th पॉइंट, उसमें क्या है वो देख लेते हैं। एल्डोस्टेरोन रिलीज। ये एल्डोस्टेरोन क्या होता है अब वो देख लेते हैं हम लोग। एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट कॉजेज द रिलीज ऑफ aldosterone from the adrenal glands which act on kidney, where excretion of potassium and reabsorption of sodium and water is promoted. This process increase the blood volume and hence blood pressure increase. एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है, कॉजेज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है कहाँ से, एड्रेनल ग्लैंड से। विच एक्ट ऑन किडनी, जो क्या करता है, किडनी पे एक्ट करता है। वेयर द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इज प्रमोटेड। फिर इस प्रोसेस से क्या होता है, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड हेंस ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज हो जाता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब कि दवाइयों से किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मीनिंग होता है मेडिसिन से, मेडिसिन का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करना। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके ट्रीटमेंट करना। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन का ग्रुप आ जाता है वो डायरेटिक्स। तो देखते हैं क्या है डायरेटिक्स में। हम लोग देख लेते हैं देस आर ऑल्सो नोन एज वाटर और फ्लूइड पिल्स। किस नाम से जानी जाती है, वाटर और फ्लूइड पिल्स। एंड आर यूज इन अ कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग एक्सेसिव सोडियम आयरन इन द बॉडी। यानी कि एक्सेसिव सोडियम आयरन को बाहर निकालने के लिए हम डायरेटिक्स देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इंडापामाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरोथायाजाइड। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप है अल्फा ब्लॉकर। These are act by blocking the action of enzyme। एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, सच एज नॉर एपिनेफ्रिन इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, ड्यू टू विच द वॉल्स ऑफ स्मॉलर आर्टरीज एंड वेन्स रिमेन ओपन एंड लूज। कॉन्सिक्वेंटली ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस एंड ब्लड फ्लो इज एनहांस। जिससे क्या होता है, स्मॉलर आर्टरीज जो होती है वो ओपन होती है, लूज होती है, जिसकी वजह से इजीली ब्लड वहाँ से क्या होता है, आर्टरीज जो है ओपन हो जाती है, लूज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वहाँ से इजीली पास हो जाता है। इसके अंदर जो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, टेराजोसिन, टेमसोलोसिन एंड प्राजोसिन। नेक्स्ट
देखते हैं हम कौन सा ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप है बीटा ब्लॉकर्स। दिस ड्रग्स स्लो डाउन द हार्ट बीट बाय हेल्पिंग इन लेस ब्लड फ्लो थ्रू द वेन्स। एग्जाम्पल प्रोपेनॉल, मेटाप्रोलोल एंड अटेनोल। ये क्या करते हैं ये ड्रग्स करते हैं स्लो डाउन ऑफ हार्ट बीट, जिसकी वजह से जो फ्लो है वो कम हो जाता है, यानी स्लो हो जाता है, जिससे हाइपरटेंशन कम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। आपने अल्फा पढ़े एंड बीटा पढ़े, अब दोनों एक साथ अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। इस ग्रुप में देख लेते क्या है। दिस ड्रग्स एक्ट इन द सेम वे एज अल्फा ब्लॉकर। जैसे अल्फा ब्लॉकर काम करता है वैसे ये ड्रग भी काम करता है। हाउएवर दे ऑल्सो स्लो डाउन द हार्ट बीट। ये भी हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है, जिसमें आता है कार्बिडिलोल, लेबेटेलोल एंड डेली पेलोल। नेक्स्ट देख लेते हैं अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ग्रुप है फिफ्थ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें हम लोग देख लेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है दिस ड्रग्स ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम। सीधी सी बात है, यहाँ लिखे है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी ये कैल्शियम की एंट्री बंद। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनटू द मसल सेल्स के अंदर जो है कैल्शियम चैनल्स कैल्शियम की एंट्री बंद कर देते हैं, जिसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल्स दोज रिलैक्सिंग द ब्लड सेल्स, जो क्या करते हैं ब्लड सेल्स को रिलैक्स करते हैं। जिसमें आता है एम्ब्लोडिफिन, निफेडिफिन एंड डिल्टियाज़ेम। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन एक हार्मोन है। एंजियोटेंसिन आप ध्यान में रखना, ये एक हार्मोन होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें है दिस ड्रग एक्ट बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं ये लोग, रिलैक्स कर देते हैं ये मेडिसिन, जिसमें एग्जांपल है लिसिनोप्रिल, एनालप्रिल और कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs। These drugs block the angiotensin hormone by binding the receptors in blood vessels. ARBs prevent the narrowing of blood vessels. Example Valsartan और लोसार्टन। ये क्या करते हैं, दिस ड्रग ब्लॉक द एंजियोटेंसिन हार्मोन, जो कि है एंजियोटेंसिन हार्मोन को ये ड्रग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। बाइंडिंग विथ रिसेप्टर इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में बाइंडिंग होके रिसेप्टर्स को, और प्रिवेंट करते हैं नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अब मैं ये पिक्चर्स इसलिए लगाया था ताकि आपको इजीली समझ सके। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल आर्टरी, नॉर्मल ऐसी होती है जो पूरी खाली होती है, इजीली यहाँ से ब्लड फ्लो होता है। अदर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर जमा हुआ है थक्का, जिसे प्लेग भी कहते हैं, जो कि होता है फैटी सब्सटेंस होता है। यहाँ पे क्या फैट जम जाता है या फिर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है इजीली, तो नैरो हो जाती है। नैरो आर्टरी इस तरह होती है। यहाँ पे लिखा है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उसको समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर लगाई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रिवेंट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिससे कि इजी ब्लड वहाँ से फ्लो होता है। अगर यहाँ पे आप देख लो ये नैरो हो गई है और यहाँ पर रास्ता कितना कम है, ब्लड को जाने के लिए वहाँ पर जगह बहुत कम है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पानी भरते हैं नल से, तो एक मोटी पाइप है, राइट, दो पाइप ले लेते हैं हम, एक बहुत चौड़ी पाइप है थोड़ी मोटी, और दूसरी है बहुत ही पतली है। तो जाहिर सी बात है आप इसमें से पानी डालोगे तो स्लो स्लो जाएगा पानी, और अगर आप पतली वाली पाइप से पानी डालोगे तो बहुत स्पीड फ्लो होगा। तो उसी तरह यहाँ पे जब थक्का जम जाता है, प्लेक हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड जो है पास नहीं हो पाता है, बहुत बारीक जगह हो जाती है, जिससे कि हाइपरटेंशन होता है। तो ये चीज़ें इसके ट्रीटमेंट में काम करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि इसका मतलब होता है बिना मेडिसिन लिए कैसे ट्रीट करें हाइपरटेंशन को। बॉडी वेट, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं अटेन नॉर्मल बॉडी वेट, नॉर्मल बॉडी वेट अटेन करना है अकॉर्डिंग टू BMI। BMI एक रेंज है, नॉर्मल रेंज होती है जिसकी 18.5 टू 24.9। देन सेकेंड है डैश टाइप। डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी ऐसी डाइट इस्तेमाल करना जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को हम स्टॉप कर सकें।
इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स, आपको वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स विथ लो सैचुरेटेड एंड लो टोटल फैट, फैट कम लेना है। डाइट लो इन सोडियम एंड सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट एंड सोडियम कम हो, एंड हाई इन पोटेशियम, और पोटेशियम ज़्यादा हो। मेंटेन एडवोकेट डाइटरी कैल्शियम, एडवोकेट यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही कैल्शियम लेना है, एंड मैग्नीशियम फॉर जनरल हेल्थ। देन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं जिसमें लिखा है कटिंग डाउन द सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है। पॉसिबल ऑप्टिमम लेवल इज 1.5 ग्राम अ डे, एंड सोडियम लेना है 3.8 ग्राम अ डे, NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, रेगुलरली एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करना है। एरोबिक यानी खुली हवा में आपको एक्सरसाइज करना है, अबाउट टू कम से कम 30 मिनट्स डे ऑन अ मैक्सिमम डेज ऑफ वीक, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर सको। देन फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूस अल्कोहल, तो आपको अल्कोहल इनटेक नहीं लेना है, इसमें मैक्सिमम ऑफ 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मैन, एंड वुमन के लिए 1 ड्रिंक, वुमन एंड फॉर लाइट वेट पीपल, यानी कि कंजप्शन करना ही नहीं है, ना करे तो ही बेटर है। स्ट्रेट रिडक्शन में क्या करना है, मेडिटेशन करना है, देन और स्मोकिंग नहीं करना है, स्टॉप स्मोकिंग जो कि 7 पॉइंट। नेक्स्ट, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा जो है सेकेंड चैप्टर का पहला पॉइंट हाइपरटेंशन यहाँ पर फिनिश हो गया। थैंक्स अ लॉट आपको लास्ट तक वीडियो में बने बने रहने के लिए। अगर आप अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से लेकर असाइनमेंट्स तक, असाइनमेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फुल एचडी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एंड मैंने लेक्चर लेना भी स्टार्ट कर दिया है। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक्स अ लॉट।